डायरेक्टर के रिमूवल की बात करनी है। डायरेक्टर कैसे कैसे निकाला जा सकता है? डायरेक्टर दो तरीके से निकाला जा सकता है। तो कहानी सियासी हो गई थोड़ी सी। तो डायरेक्टर यूं भी निकाला जा सकता है, डायरेक्टर यूं भी निकाला जा सकता है। ये दो तरीके क्या है? बाय लॉ कुछ ऐसा करे जो लॉ की खिलाफ वर्जी हो तो कानून कहते हैं कि निकल जाओ, डिस्क्वालीफाई करते कानून। इसको हम कहते हैं वेकेशन ऑफ ऑफिस, कि लॉ ऑफिस से निकाल दे कानून की खिलाफ वर्जी करने पे। और दूसरा है कि मेंबर्स इकट्ठे हों और वो एक तहरीक चलाएं, कहें हमें ये बंदा नहीं चाहिए, तहरीकी अदम इत्मीनान, तहरीकी अदम इत्मीनान, वो एतमाद। तो डायरेक्टर दो तरीके से निकल सकता है, या मेंबर्स इकट्ठे होकर उसके खिलाफ वोटिंग कर दें, या लॉ कह दे कि तुमने कुछ खिलाफ वर्जी की और हम तुम्हें निकाल देंगे। तो पहले ये वाला सेक्शन देखते हैं जहां मेंबर निकाल देते हैं। डायरेक्टर को मेंबर कैसे निकालेंगे? अगर मेंबर्स को लगता है कि हमारा कोई डायरेक्टर जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा, तो वो उसके खिलाफ एक करारदाद लेके आ सकते हैं। वो फरमाइश कर सकते हैं कि हमें एक रेजोल्यूशन पास करनी है, रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। उसका नाम ही बड़ा नेगेटिव होता है, डायरेक्टर को निकालने की करारदाद। तो जब वो करारदाद सामने पेश होगी तो कुछ लोग उसकी फेवर में वोट करेंगे, कुछ उसके अगेंस्ट आएंगे। यहां पहली दफा लॉ ये नहीं देख रहा कि फेवर में कितने हैं, वो देखेगा इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट कितने वोट आए हुए हैं। अगर डायरेक्टर को निकालने की करारदाद के अगेंस्ट यानी डायरेक्टर की फेवर में एक खास नंबर के वोट आ जाएं तो वो बच जाएगा। रूल समझ आ रहा है कि एक करारदाद शुरू होगी, एक करारदाद पे लोग वोटिंग कर रहे होंगे, कुछ यस कहेंगे, कुछ नो कहेंगे, कुछ कहेंगे निकालो डायरेक्टर को कहेंगे मत निकालो डायरेक्टर को। यहां ये नहीं देखेंगे कि निकालने वाले कौन है, जो बचाने वाले हैं अगर वो एक खास लेवल से ऊपर चले गए तो डायरेक्टर बच जाएगा। वो खास लेवल क्या है? इलेक्टेड डायरेक्टर के केस में मिनिमम नंबर ऑफ वोट, वो जो पिछली मीटिंग में पिछले इलेक्शन में पड़े थे। तो अगर एक डायरेक्टर 4 लाख वोट लेके आया था और इस वक्त उसको अपनी फेवर में 2 लाख वोट मिले हैं, तो भी उससे नीचे के लोग भी तो है। वो जो 1,20,000 वोट लेके आया था वो भी तो डायरेक्टर बना हुआ है ना। तो डायरेक्टर की पॉपुलैरिटी कम हुई है, लेकिन उसका मैंडेट अभी भी उतना है कि वो अगर आज इलेक्शन लड़े तो वो दोबारा सिलेक्ट हो सकता है। तो ये इलेक्टेड डायरेक्टर को निकालना है तो उसकी फेवर में, उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट आने वाले लोग अगर कम से कम इतने ही इससे ज्यादा हो जाए। इलेक्टेड डायरेक्टर के केस में मिनिमम नंबर ऑफ वोट कास्टेड एट इमीडिएटली प्रीसीडिंग इलेक्शन। ये बात समझ आई? लेकिन अगर वो फर्स्ट हो या कैजुअल वैकेंसी हो, अब ये दोनों में से इलेक्शन लड़के कोई नहीं आया हुआ, अब अगर इनको निकालना होगा तो हमें एक औसत वोटिंग चाहिए होगी। औसत वोटिंग कैसे होगी? हमें एक फार्मूला सा बनाना पड़ेगा। नंबर ऑफ सीट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टुडे ऊपर वाले फार्मूले से आप वाकिफ हैं, शेयर्स और सीट्स, और नीचे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टुडे। पेपर में दो तरह से सवाल आ सकता है। एक सवाल यह है कि वो बताए कि पिछले इलेक्शन में इतने वोटों से इलेक्शन हुआ, तो फिर आपको ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने फाइनल जवाब आपको बता दिया है कि इतने वोटों से इलेक्शन हुआ, तो आप ऊपर रखेंगे उतने वोट और डिवाइड कर देंगे। आज वो आपको बता रहे हैं कि कंपनी में इतने टोटल डायरेक्टर्स हैं, और फर्स्ट करें वो आपको पिछले इलेक्शन के वोट नहीं बताते, तो फिर आपको कंपनी का सारा शेयर कैपिटल पकड़ना पड़ेगा और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इलेक्शन के वक्त सीटें कितनी थी, डिवाइड करना होगा आज कितने बंदे हैं। यानी एक बड़ी मजे की अजम्पशन हम ले रहे हैं, कंपनी में 8 तो इलेक्शन से आए थे, 2 नॉमिनेशन से आए थे, 2 एम्प्लॉइज में से थे, फलाना 15 टोटल लोग हैं। अब हम कैजुअल वैकेंसी को निकाल रहे हैं और वो कह रहे हैं नहीं देखो आज भी मेरी फेवर में कितने सारे लोग हैं। अब इसको हम इलेक्टेड डायरेक्टर से कंपेयर नहीं करेंगे, इसका एक एवरेज नंबर ऑफ वोट निकालने की कोशिश करेंगे। फर्ज करें ये 15 के 15 सारे लोग, इलेक्टेड, नॉन इलेक्टेड, फलाना फलाना, पूरा सारे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। फर्ज करें ये सारे कहें कि हमने इलेक्शन लड़ना है। अब देखते हैं कि टोटल मैक्सिमम वोट कितने अवेलेबल है, नंबर ऑफ सीट। अगर आज से 1.5 साल पीछे चलें इलेक्शन वाले दिन, तो इलेक्शन वाले दिन इतनी सीटें थी और इतने शेयर्स थे, मल्टीप्लाई कर दें, इतने टोटल वोट थे।
फर्ज करें वो वोट थे 30 लाख, 30 लाख वोट थे इलेक्शन वाले दिन, डिवाइडेड बाय आज कितने लोग हैं 15, ये 15 1.5 साल पीछे जाके अगर इलेक्शन लड़ते, सब लड़ते अगर इलेक्शन, तो औसतन हर बंदे को कितने वोट मिलते हैं 2 लाख। आज ये बंदा उतने वोट ले लेगा तो बच जाएगा, यानी वो साबित कर देगा कि मेरे पास इतना मैंडेट है कि तुम आज इलेक्शन कराओ और इतने ही बंदों को सिलेक्ट करना हो, मैंने सिलेक्ट होकर दिखा देना है। तो याद रहे नंबर ऑफ शेयर्स तो आपको पता ही है, ऊपर जो डायरेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो सीटें हैं इलेक्टेड डायरेक्टर की, और जो नीचे हैं वो सारे हैं। तो ये सारे डायरेक्टर उस दिन इलेक्शन लड़ते, उस दिन के वोट इन सब पे बराबर तकसीम होते, तो इस बंदे को इतने वोट मिलते, आज इतने लोगों को अपनी फेवर में लाके दिखा दो, तुम बच जाओगे। बात समझ आई? फर्स्ट के केस में तो इलेक्शन हुआ ही नहीं, तो सिंपली कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल उठा के टोटल जितने फर्स्ट डायरेक्टर्स थे टोटल उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे आज कितने हैं, हो सकता है उतने ही, हो सकता है 1-2 प्लस माइनस हो गए, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि इतना एक औसत मैंडेट है। तो इनको अगर निकालना है तो ये कितने वोटों से बच सकते हैं, टोटल वोट्स अवेलेबल यानी कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टर्म मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग। इस वक्त फॉर द टाइम बीइंग आपके पास कितने डायरेक्टर्स हैं उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। क्या ये बात समझ आई है? पक्की बात है। इससे हमें एक एवरेज मैंडेट पता लग जाएगा, इतना ले लेगा तो वो बच जाएगा। इसका मतलब है रिमूवल बाय मेंबर्स वाला जो है, डायरेक्टर की रिमूवल बाय मेंबर्स में ये 3 तरह के डायरेक्टर को रिमूव करने की बात हो रही है, इलेक्टेड डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर और कैजुअल वैकेंसी आया हुआ डायरेक्टर। ऑल्दो इसमें सब्सटेंशियल एक्वायरर भी खास तरीके से काउंट होता है, लेकिन किताब उतनी टेक्निकल डिफिकल्टी के अंदर नहीं उतरी। ये बात समझ आई? दूसरा तरीका क्या था जी डायरेक्टर का? बाय लॉ। लॉ ने 4 शर्तें बताई हुई हैं, इसके अंदर 2 शर्तें हैं, उनमें से कोई भी हरकत कर लेगा एक डायरेक्टर तो निकाल दिया जाएगा। उसके अलावा वो कहते हैं हम अपने आर्टिकल्स में लिखना चाहें तो आप भी शर्त लिख सकते हैं। तो इन 5 शर्तों को रिवर्स करके पढ़ते हैं। सबसे पहले कोई भी एडिशनल ग्राउंड जो कि आर्टिकल्स में बता दिए जाए, तो अगर आर्टिकल्स कहते हैं कि एक बंदा ये करेगा निकाल दिया जाएगा, तो वो निकाल दिया जाएगा। अगर वो इनएलिजिबल हो जाए, अचानक से इंसॉल्वेंट हो जाए, अचानक से डिफॉल्टर हो जाए, तो निकाल दिया जाएगा इस सेक्शन के तहत। अगर वो एब्सेंट हो जाए लगातार 3 मीटिंग से, डायरेक्टर्स की 3 लगातार मीटिंग हुई और तीनों में नहीं आया, और अगर बीमार था, परेशान था, तो कोई लीव दे देता, लीव भी नहीं दी, यानी आप कंपनी के डायरेक्टर सेलेक्ट हुए हैं और आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि कंपनी की एक मीटिंग होती है डायरेक्टर की, फिर दूसरी मीटिंग होती है, फिर तीसरी मीटिंग होती है और आप कहीं नहीं आते, और आप ये जहमत भी नहीं करते कि आप एक लीव ऑफ एब्सेंस जमा करा दें डायरेक्टर्स को। तो अगर एक डायरेक्टर लगातार 3 मीटिंग से गायब है और उसकी कोई लीव ऑफ एब्सेंस भी नहीं आई, तो वो निकाल दिया जाएगा। चौथी चीज, अगर डायरेक्टर खुद या जिस फर्म में वो पार्टनर है, जो उसकी प्राइवेट कंपनी है, वो लोन ले ले या गारंटी ले ले कंपनी से, कंपनी लॉ के खिलाफ वर्जी करते हुए। कंपनी लॉ ने डायरेक्टर को लोन देने के लिए शर्त रखी है कि मेंबर्स की रजामंदी जरूरी है, और लिस्टेड कंपनी में एससीसीपी की रजामंदी भी जरूरी है। तो अगर एक डायरेक्टर कंपनी से लोन ले ले, ना मेंबर्स को पता हो ना एससीसीपी को पता हो, तो वो खिलाफ वर्जी है कंपनी लॉ की। तो अगर एक डायरेक्टर ने ऐसा लोन ले लिया या कोई गारंटी ले ली कंपनी से, तो वो निकाल दिया जाएगा। बाय लॉ उसने गलत हरकत की, जब पकड़ा जाएगा निकाल दिया जाएगा। देन वो या उसकी फर्म या प्राइवेट कंपनी विदाउट जनरल मीटिंग यानी विदाउट मेंबर से पूछे एक्सेप्ट कर ले ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब हमने इससे पहले भी देखा था, कोई पोजीशन ऑफ बेनिफिट। कंपनी के अंदर एक डायरेक्टर को कोई इजाफी पोजीशन पे चला जाए, अगेन कंपनी जो भी काम कर रही है, डायरेक्टर कहे कि जी इस काम का मुझे ये पता है, मैं आपका एक्स्ट्रा एजेंट बनता हूं, मुझे एक्स्ट्रा पैसे देना शुरू कर दें, मैं आपको एक्स्ट्रा क्लाइंट ला के देता हूं, आप मुझे कमीशन देना शुरू कर दें, मैं जी मार्केटिंग मैंने की हुई है, एमबीए मार्केटिंग किया हुआ, आप मुझे मार्केटिंग ऑफिसर बना दें और उसके मुझे इजाफी पैसे देने शुरू कर दें। भाई डायरेक्टर ऑलरेडी तनख्वाहें ले रहे हैं, एडिशनल रिम्यूनरेशन ले रहे हैं। अगर डायरेक्टर अपनी इस पोजीशन के अलावा कोई और पोजीशन एक्सेप्ट करते हैं तो इसको हम कहते हैं पोजीशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो अगर एक डायरेक्टर अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लेना चाहता है तो उसके लिए मेंबर्स को बुलाएंगे, कहेंगे ये डायरेक्टर चाहता है ये काम करे, उसके एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है, मेंबर्स कबूल कर लें तो ठीक है। बगैर मेंबर से पूछे डायरेक्टर ऐसी पोजीशन एक्सेप्ट करे जिसमें डायरेक्टरशिप से ओवर एंड अबव पैसे मिल रहे हो, निकाल दिया जाएगा। 3 एक्सेप्शंस हैं। अगर आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं तो वो बनने के एक्स्ट्रा पैसे ले सकते हैं बगैर मेंबर से पूछे,
डायरेक्टर्स के रजामंदी से। आप लीगल एडवाइजरशिप के ले सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह के टेक्निकल एडवाइजर हैं, किसी टेक्निकल आपकी एडवाइस की वजह से आपको पैसे मिल रहे हैं, तो वो एक अलग चक्कर है। तो लीगल एडवाइजर, टेक्निकल एडवाइजर या चीफ एग्जीक्यूटिव, ये 3 पोजीशंस अलाउड हैं। इन 3 पोजीशन के अलावा अगर एक डायरेक्टर ने किसी भी टाइम पे अपनी कंपनी में कोई पोजीशन ऑफ प्रॉफिट बगैर मेंबर्स की रजामंदी के ओके कर ली, तो वो निकाल दिया जाएगा। तो 5 बातें हो गई। 5 ऐसी सिचुएशन है जिसमें बाय लॉ आपको निकाल दिया जाएगा। आपने खुद ने या आपकी फर्म या आपकी प्राइवेट कंपनी को कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बगैर मेंबर से पूछ दिलवा दिया, कोई लोन ऐसा हासिल कर लिया, गारंटी ले ली जो लॉ के खिलाफ वर्जी करते हुए, लगातार 3 मीटिंग्स छोड़ दी बगैर बताए, इनएलिजिबल हो गए, या आर्टिकल में लिखा हुआ कोई और रूल जो लिखा हुआ था कि ये करने पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो इनमें से कोई भी हरकत करने पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी आपको निकाल दिया जाएगा। इसको हम कहते हैं वेकेशन ऑफ ऑफिस। तो डायरेक्टर 2 तरह से निकलता है, एक मेंबर्स निकाल रहे थे और एक लॉ निकाल रहा है। तो इन केसेस में लॉ निकाल देता है। ये एक सफे पे आपको दोनों बातें लिखी नजर आ रही होंगी, अगर मेरी किताब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सफा है, रिमूवल भी और ये वेकेशन भी। यहां से आगे चलते हैं हम मीटिंग की तरह। अब आ जाएंगे हमारे मिसलेनियस छोटे छोटे से सेक्शन। कुछ छोटे सेक्शन है, कुछ बड़े सेक्शन है, लेकिन जो डायरेक्टर में सबसे काम की बात थी वो डायरेक्टर्स की किस्में थी। खासतौर पे इलेक्शन का प्रोसेस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट थी, और ये रिमूवल वाला सफा काफी इंपॉर्टेंट था। अब मिसलेनियस बहुत सारे रूल्स आ जाएंगे डायरेक्टर के, जो बस हम देखते चले जाते हैं। डायरेक्टर्स की पावर्स, उधर लिखा हुआ यू, ये आप होपफुली साथ साथ देख रहे हैं। ये स्लाइड भी आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, बल्कि शायद अवेलेबल हो चुकी होगी ये वाली स्लाइड। ठीक है जी, ये स्लाइड अवेलेबल भी हो चुकी हुई है आपके पास। इस वक्त आप वहां जाके देखेंगे तो सारे जितने भी हमारे लेक्चर्स थे उसकी स्लाइड भी मौजूद होंगी, पास पेपर्स की वीडियोस भी वहां मिल जाएंगी। यानी आज डे एंड पे आपके पास आपका वो गूगल ड्राइव, वो जो ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में आ रही है, उसमें सब कुछ आ चुका है। 2 गूगल ड्राइव है, एक में मेरी किताब के सारे पोर्शन मौजूद हैं, और दूसरी गूगल ड्राइव के अंदर ये जो हमारे सारी हैंडआउट्स हैं, जो हमारी पास पेपर वीडियो शेयर कर रहे हैं, जो टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, वो साथ साथ हम वहां पे शेयर करते जा रहे हैं। तो ग्रुप में अगर कभी किसी वक्त मैसेज ना भी आए तो भी वो गूगल ड्राइव में हम खामोशी से रातों रात चीजें अपलोड कर रहे होते हैं। डायरेक्टर्स की पावर्स, डायरेक्टर्स क्या करेंगे? डायरेक्टर हर वो काम करेंगे जो मेंबर्स नहीं करेंगे। यानी कंपनी चलाने की अगर लॉ ने पावर दे दी ना मेंबर्स को कि मेंबर्स तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तो वो पावर है मेंबर्स की। उन पावर्स के अलावा जो जो काम कंपनी चलाने का है वो डायरेक्टर कर सकते हैं। लॉ ने एक लिस्ट सी देने की कोशिश की कि डायरेक्टर शेयर इशू कर सकते हैं, मनी बोरो कर सकते हैं, कंपनी के लिए लोन दे सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी सिंगल आइटम या उसके ऊपर एक खास लिमिट से ऊपर, यहाँ 1 मिलियन है लेकिन ये पहले लिमिट होती थी, अभी एज में भी स्पेसिफाइड है, तो एक खास लिमिट से ऊपर का कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक खास लिमिट से ऊपर का डिस्पोजल, किसी कंपनी को टेक ओवर करना, पीरियोडिकल अकाउंट्स वगैरह को अप्रूव करना, बोनस देना, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल नहीं, इंटरिम डिविडेंड देना, किसी डायरेक्टर को इजाजत देना कि वो कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करे, और जो मेटीरियल अमाउंट है उनकी बैड डेट्स का राइट ऑफ करना, इन्वेंटरी को राइट ऑफ करना, कौन से लीगल केसेस कैसे निपटाने हैं, या एनी अदर स्पेसिफाइड मैटर। बिल्कुल रट्टा नहीं मारना, एक लिस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं पूछ सकता, लेकिन अगर वो पूछे तो आपने बस हर वो बात लिखते जाना है जो आपने कहीं ये नहीं देखा कि मेंबर ये काम करता है। तो कंपनी चलाने की जितनी भी पावर्स आपके जहन में आए कि ये एम्प्लॉइज को हायर करेंगे, तनख्वाहें देंगे, फलाना करेंगे, यहाँ वो वाली बातें लिखी जा सकती हैं। क्योंकि ये कंक्लूसिव लिस्ट नहीं है, ये लॉ ने एक एग्जांपल दी है कि ये इस तरह की कुछ पावर्स होती हैं। इस लिस्ट को बताने के बाद लॉ ने कहा कि 3 ऐसी बातें हैं जो मेंबर से पूछे बगैर नहीं की जा सकती। यानी डायरेक्टर्स की 3 इस तरह की पावर्स हैं जिसमें डायरेक्टर्स के साथ साथ मेंबर्स की भी अप्रूवल चाहिए। वो 3 पावर्स क्या हैं? सेल करना, अगर कंपनी को सेल कर रहे हैं, कंपनी को लीज पे देना, पूरे के पूरे बिजनेस को या किसी साइजेबल पार्ट को। साइजेबल पार्ट का मतलब अगर आपके एसेट्स का 25% ऊपर किसी एक जगह पे मौजूद है आपके किसी खास बिजनेस में, तो वो एक साइजेबल पार्ट है। तो पूरी कंपनी या कंपनी का एक मेजर पोर्शन, बड़ी ब्रांच या बड़ा बिजनेस अगर आप बेच रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं, तो मेंबर से पूछे बगैर आपने ऐसा नहीं करना। ये कैसे पता लगेगा? जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट्स होंगे उन अकाउंट्स के एसेट्स के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। सब्सिडी नहीं बेच सकते मेंबर से पूछे बगैर। अगर किसी डायरेक्टर ने लोन या एडवांस ले लिया है तो उसका लोन माफ नहीं कर सकते, उसको रिलीफ नहीं दे सकते। तो 3 काम, कंपनी या कंपनी का मेजर पोर्शन बेचने से पहले मेंबर से पूछना पड़ेगा, सब्सिडी बेचने से पहले मेंबर से पूछना पड़ेगा, और किसी और डायरेक्टर को रिलैक्सेशन देने से पहले पूछना पड़ेगा मेंबर से। तो ये 3 काम बगैर मेंबर से पूछे नहीं हो सकते, एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ
जनरल मीटिंग। तो पीछे ये जो ये बातें थी ये मेंबर से पूछे बगैर हो सकती हैं। तो डायरेक्टर हर वो काम कर सकते हैं जो लॉ ने मेंबर्स को नहीं दिया, लेकिन ये 3 काम फिर भी डायरेक्टर्स नहीं कर सकते जब तक मेंबर से ना पूछें। फिर एक लिस्टेड कंपनी फर्ज करें अपना एक बिजनेस बेच रही है, इतना बड़ा बिजनेस बेच रही है कि लोगों को लगे इनकी तो गोइंग कंसर्न आउट होने वाली है, तो तब तक ऐसा नहीं कर सकते जब तक एक वाइबल अल्टरनेट प्लान बोर्ड वाले अप्रूव करके मेंबर्स के सामने ना रख दें। इनमें से जिस भी फैसले पे आप अप्रूवल लेंगे मेंबर्स की वो 1 साल तक वैलिड है। अगर साल तक वो चीजें एग्जीक्यूट हो गई तो ठीक है, नहीं तो साल गुजर गया तो मेंबर्स को दोबारा बुला के फिर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो पावर डायरेक्टर्स में पहली वाली लिस्ट ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ये 3 चीजों के लिए जरा ज्यादा जरूरी है जो कि स्पेशल एरियाज हैं जहां आपने खास ख्याल करना है। क्या डायरेक्टर्स की पावर्स वाली बात समझ आई? लोन वेव कर सकते हैं डायरेक्टर्स जी, इसमें लिखा हुआ है कि लोन वेव नहीं कर सकते मेंबर से पूछे बगैर। तो क्या हम अपने ऑफिसर्स जो डायरेक्टर से हायरार्की में नीचे होते हैं उनका, ठीक है, अब क्या हम एम्प्लॉइज का लोन वेव कर सकते हैं या नहीं? रूल बड़ा मजेदार है, ये बड़ा प्यारा जुमला है। डायरेक्टर में एक्सरसाइज ऑल सच पावर्स एज आर नॉट बाय एक्ट या आर्टिकल या स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड टू बी एक्सरसाइज बाय मेंबर। तो अगर लॉ ने कहा है फलाना काम स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब मेंबर्स की पावर है। अगर आर्टिकल में लिखा है कि ये काम मेंबर करेंगे तो मेंबर की पावर है। अगर एक्ट में लिखा है कि ये मेंबर्स अप्रूव करेंगे तो मेंबर करेंगे। जहां कंपनी लॉ भी खामोश है, आर्टिकल्स भी खामोश हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन भी नहीं है, इसका मतलब है हर वो काम डायरेक्टर के इख्तियार में आता है। तो अगर आपके सामने एक सिचुएशन आए कि डायरेक्टर का इख्तियार है या नहीं, तो आपने समझना है कि आपने अपने सिलेबस में क्या उस चीज में मेंबर्स की अप्रूवल देखी है कहीं। अगर नहीं देखी तो बाय डिफॉल्ट वो डायरेक्टर का इख्तियार होगा। तो एम्प्लॉय का लोन माफ करना हमने किसी जगह कंपनी लॉ में अभी तक नहीं पढ़ा कि मेंबर्स के पास इख्तियार है, तो इसका मतलब है डायरेक्टर्स ये काम कर देंगे। लेकिन मैं कहूँ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन अप्रूव करना, तो उसमें वो मेंबर्स की पॉलिसी वाली बात थी, या मैं कहूँ कंपनी का नाम बदलना, तो जो लॉ खासतौर पे कह देगा मेंबर करेंगे वो मेंबर करेंगे, लेकिन जहां लॉ खामोश होगा वहां डायरेक्टर के पास कंपनी का वो काम करने का इख्तियार होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लिस्ट कंक्लूसिव लिस्ट नहीं है, ये एक सजेस्टिव लिस्ट है कि हाँ इस तरह के कुछ काम। डन। डायरेक्टर्स की पावर से रिलेटेड हमने अभी तक जितनी डिस्कशन की है, कोई सवाल कोई कंफ्यूजन? सब क्लियर है? डायरेक्टर्स की ड्यूटीज एक सीधा सा बेसिक सा सेक्शन है जिसमें बड़ी ही जनरल सी बातें हैं। डायरेक्टर अच्छे लोग होंगे, आर्टिकल्स के मुताबिक काम करेंगे, गुड फेथ में काम करेंगे, रीजनेबल केयर स्किल्स वगैरह से काम करेंगे, ऐसी सिचुएशन में नहीं आएंगे जहां उनका इंटरेस्ट हो, अनड्यू गेन एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं करेंगे, अपना ऑफिस किसी और को नहीं देंगे क्योंकि ये वॉइड हरकत है। तो ये जो ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर है ये जनरल सा टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, आपने बस सिर्फ एक दफा पढ़ लेना है कि हाँ भाई आप क्या क्या काम नॉर्मली करेंगे। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंप्लायंस, एसईसीपी कभी भी आपको वाजिब कर सकता है कि कंपनी के डायरेक्टर्स लाजमी हमारा बनाया हुआ कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करेंगे। एसईसीपी ने कुछ खास कंपनियों को कंपनी चलाने के बड़े लंबे चौड़े रूल्स बताए हुए हैं, इन रूल्स को कहते हैं कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एसईसीपी जिस कंपनी की लेके आएगी उसको वाजिब होगा फॉलो करना। आज की डेट में 2 कंपनियों के कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आए हुए हैं, अल्लाह का शुक्र दोनों में से कोई भी सिलेबस में नहीं है। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रेगुलेशन 2019 की जो कि लिस्टेड कंपनियों के लिए है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 2013 के रूल्स जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनियों के लिए है। तो लिस्टेड और गवर्नमेंट कंपनियों के लिए कोड आ चुका हुआ है। तो इधर सिर्फ किताब हमें आइडिया दे रही है कि एसईसीपी में प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क, वो एक तरीका बता सकता है फॉर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, कंप्लायंस इन अ कनेक्टेड मैनर, और जब वो बताएं तो इट वुड बी ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर्स टू एक्ट इन लाइन विद गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। इसी तरह से एसईसीपी कुछ और लिस्ट भी डिफाइन कर सकती है, कोई डिफॉल्ट भी डिफाइन कर सकती है, कोई जुर्माने भी डिफाइन कर सकती है। तो एसईसीपी के पास बहरहाल इख्तियार है कि वो कंपनी को जैसे मर्जी रेगुलेट करे। डायरेक्टर्स की लायबिलिटीज, अब मल्टीपल टॉपिक्स चल रहे हैं। डायरेक्टर्स की लायबिलिटीज, क्या डायरेक्टर लायबल होंगे या नहीं लायबल होंगे? अगर लॉ ने कहा है लायबल होंगे तो होंगे। इंटरेस्टिंगली अगर लॉ ने कह दिया तो मेंबर भी नहीं कह सकते कि लायबल नहीं होंगे। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव को डिविडेंड ना देने पे फाइन पड़ना है तो मेंबर इकट्ठे होकर सारे तरस खाएं चीफ एग्जीक्यूटिव पे और मिलके करारदाद पास करेंगे, नहीं भाई इस चीफ एग्जीक्यूटिव को नहीं होना चाहिए जुर्माना। लॉ कहेगा तुम लोगों से पूछा किसने? तो कोई प्रोविजन आर्टिकल में कोई कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी वॉइड होगा जो एग्जेम्प्ट कर रहा होगा किसी भी ऑफिसर, किसी भी ऑडिटर को, ऑफिसर में डायरेक्टर और बाकी सारे लोग भी आ जाते हैं,
क्या आप उसको इंडेमनीफाई कर रहे हो कोई भी लाइबिलिटी जो अदरवाइज उसको अपनी किसी गलती की वजह से पड़ेगी, तो आप अपने तौर पे कोई अरेंजमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट, मेमोरेंडम, आर्टिकल कहीं लिख के डायरेक्टर को वो वाली जिम्मेदारियां जो कंपनी लॉ ने उसे दी हैं आप उसको माफ नहीं कर सकते। हाँ, आप उसको इंडेमनीफाई कब कर सकते हैं, एक्सेप्शन है। आप उस बंदे को तब इंडेमनीफाई कर सकते हैं जब उसने कोई लीगल प्रोसीडिंग डिफेंड की हो और जजमेंट उसकी फेवर में आई हो या वो गिल्टी ना हो। एक डायरेक्टर को एक वजह से फॉर एग्जांपल सजा पड़ी, आप उसको कंपनसेशन नहीं दे सकते, लेकिन अगर अदालत में साबित हो जाए कि वो उसका कसूर नहीं था, तो वो जो बेचारे को अदालती कार्रवाई में जाना पड़ा, वो जो वकील के खर्चे पे करने पड़े, वो जो सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ा, तो कंपनी उसको कंपनसेशन देगी क्योंकि हमारी कंपनी की जिम्मेदारियां अदा करते हुए उसको खर्चे पड़े। और अगर अदालत ने साबित कर दिया कि वो बेकसूर है, तो पर अब उसका हक बनता है कि हमारी वफादारी में उस बेचारे को वो सब सहना पड़ा। तो अगर डायरेक्टर पे कोई लीगल केस हो कंपनी में रहते हुए कि इसने अपना काम सही नहीं किया और बाद में डायरेक्टर निर्दोष साबित हो जाए, तो फिर डायरेक्टर का हक है कि कंपनी अब उसको कंपनसेट करे, वरना ऊपर ये लिखा था कि आप डायरेक्टर को ना माफ कर सकते ना कंपनसेट। भाई फर्ज करें चीफ एग्जीक्यूटिव को या तो वो कह देते जी इसको फाइन ना पड़ेगा, लॉ ने का फाइन तो मैंने करना है, लॉ ने कर दिया फाइन, फिर सामने करारदाद पास की कि अब जो चीफ एग्जीक्यूटिव को फाइन पड़ा है हम लोग आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो ना फाइन खत्म करवा सकते हैं ना इंडेमनीफाई। इंडेमनीफाई समझते हैं? जब एक बंदे को नुकसान होता है तो दूसरा उसकी तलाफी करता है, तो आप इंडेमनीफाई भी नहीं कर सकते। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, यहां कर सकते हैं। अगर लीगल केस वो जीत जाए और साबित हो जाए कि वो गलती पे नहीं था, फिर उसको जो खर्चा पानी नुकसान हुआ है कंपनी उसको कंपनसेट कर सकती है। क्या ये बात समझ आ रही है? फिर एक खास प्रोटेक्शन है इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को। वो जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की आपको डेफिनेशन दिखाई थी ना, वो इस सेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में है। हमारे लॉ ने अलग से जनरल डेफिनेशन नहीं दी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, लेकिन ये सेक्शन समझाते हुए उसने बताया कि इस सेक्शन के तहत नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो हैं जिनका कंपनी से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, वो आते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, चले जाते हैं, और वो कंपनी के मेंबर भी नहीं होते। तो इंडिपेंडेंट या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जितने भी हैं वो हर वक्त डे टू डे अफेयर्स तो नहीं देख रहे होते। तो अगर वो साबित कर दें कि फलाना मामला हमारी कॉन्सेंट से नहीं हुआ, तो वो उनकी जान बख्शी हो जाएगी, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। याद रहेगा? अगर वो ये साबित कर दें कि फलाना फलाना जगह पे हमारा कसूर नहीं है, कंपनी में तो हर वक्त पता नहीं क्या क्या चल रहा है। अब कंपनी के चंद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैठे, उन्होंने एक फैसला लिया, उस फैसले से कंपनी में नुकसान हो गया और लिखा हुआ था लॉ में कि इस चीज की तलाफी डायरेक्टर्स करेंगे जो उनकी गलती है। भाई फॉर एग्जांपल ईओजीएम करवाने के लिए बेचारे नोटिस देते रहे मेंबर्स, और दिए जो बैठे हुए थे डायरेक्टर्स उनको, ये लोग तो घर बैठे हुए थे। अब जब एसईसीबी फाइन पेनल्टी डालेगा तो ये लोग उससे क्लेम कर सकते हैं कि हमारा इसमें कोई कसूर नहीं, हमें नहीं आइडिया था कि इस तरह का नोटिस आया हुआ है। साबित कैसे करना होगा? साबित करना होगा बोर्ड के प्रोसेस से, मीटिंग के मिनट्स से और उन सारी चीजों से। तो लिस्टेड कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनी में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं वो सिर्फ उन एक्ट्स के लिए लायबल होंगे विच हैड अकर्ड विद हिज नॉलेज। ये कैसे पता लगेगा? ये एट्रीब्यूटेबल होगा थ्रू बोर्ड प्रोसेस और उसकी कंसेंट या उसकी इन्वॉल्वमेंट, या जहां उसने डिलीजेंटली काम नहीं किया। तो इसका मतलब है यहां वो एग्जेम्पशन ले सकता है कि भाई मेरी जान खलासी करो, मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो था ही नहीं डे टू डे अफेयर्स में। तो वैसे डायरेक्टर एग्जेम्पशन नहीं ले सकता, लेकिन इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को लॉ ने प्रोटेक्शन दी है कि अगर वो साबित कर दें तो वो बच सकते हैं। क्या लायबिलिटी से रिलेटेड सारी बातें समझ आई हैं? कितना जी सर, इसमें आदमी का कंपनी कंपनसेट करेगी उसे जब वो गिल्टी साबित ना हो। ठीक है, क्या ये कंपनी के लिए मैंडेटरी है? जी क्या कंपनी के लिए मैंडेटरी है? देखिए आपका एक डायरेक्टर है और उस डायरेक्टर को इसलिए नुकसान हुआ कि वो आपको डिफेंड कर रहा था। भाई डायरेक्टर पे कोई केस क्यों करेगा? डायरेक्टर डब्बे के अंदर छुपा हुआ है ना, कंपनी पे केस होना चाहिए ना। तो कंपनी के इस डब्बे से डायरेक्टर को निकाल के किसी ने क्यों केस किया? इसका मतलब इस केस का मुद्दा यह है कि इस बंदे ने जान के मेरे साथ गलत किया है। अगर उसने कंपनी के अंदर रहते हुए कंपनी की ड्यूटीज में कि भाई हमारे फ्रंट ऑफिसर ने किसी बच्चे को किसी बात पे इनकार कर दिया इसलिए कि इदारे की पॉलिसी थी, तो फ्रंट ऑफिसर कसूरवार नहीं है, इदारा कसूरवार है। लेकिन अगर फ्रंट ऑफिसर ने जान के अपनी कोई रंजिश निकाली और गुस्सा निकाला, तो अगर अदालत में साबित हो जाए कि उसने जाती तौर पर गलत हरकत की तो वो जिम्मेदार, और साबित हो जाए कि उसने तो कानून को फॉलो किया था तो कौन जिम्मेदारी ले? तो अगर हमारी कंपनी के डायरेक्टर को कोई ले जाकर उस पर केस करता है और साबित हो जाता है कि डायरेक्टर का कोई कसूर नहीं, उसने वही किया जो हमारे रूल्स थे, तो अब डायरेक्टर को वो नुकसान हमारी वजह से हुआ है।
तो वो फिर हमने कंपनसेट करना है। जैसा डायरेक्टर की ड्यूटी है कि वो कंपनी के साथ लॉयल हो, इस तरह से हमारी भी ड्यूटी है कि हमारे डायरेक्टर को हमारी वजह से जो नुकसान हो वो तो हम कंपनसेट करें। बात क्लियर है? लॉ को अचानक से याद आया कि अरे डायरेक्टर्स की मीटिंग पे तो बात ही नहीं हुई, तो उन्होंने कहा चलो जाते जाते आपको मीटिंग्स के बारे में भी थोड़ी थोड़ी सी बातें बता देते हैं, सुन लें। लिस्टेड कंपनी की डायरेक्टर्स मीटिंग का कोरम हायर ऑफ 4 या 1/3 डायरेक्टर की टोटल क्वांटिटी जितनी भी है। अब ये मत पूछें कौन से रूट से आए हुए, सारे डायरेक्टर्स 15 डायरेक्टर्स हैं, 15 का 1/3 5 वर्सेस 4। इन्होंने कहा नंबर 4 या 1/3 ऑफ डायरेक्टर विच एवर इज हायर। तो 4 वर्सेस 5 हायर है, तो ऐसे में 5 बंदे होंगे तो कोरम पूरा होगा। अब फर्स्ट करेंट डायरेक्टर है 9 का 1/3 3 और 4 में 4। जब भी डेसिमल में जवाब आए आपने राउंड अप करना है। अगर हम कहें ना कम से कम 5.25 डायरेक्टर्स, तो 5.25 का मतलब, या अगर वो कहे ना 5.25 से कम नहीं, तो इसका मतलब 5 नहीं हो सकते, फिर 6 होंगे, तो ये हमेशा राउंड अप होगा। तो लिस्टेड कंपनी में सिर्फ कोरम बताया है, बाकियों का आपको आर्टिकल्स में लिखना होगा। फिर डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या किसी और तरीके से मीटिंग में आना चाहे तो डायरेक्टर्स को इजाजत है, मेंबर्स को तो खास अप्लाई करना पड़ता था, डायरेक्टर हमेशा आ सकते हैं। अब आप एक मीटिंग करना चाह रहे हैं उसके लिए, कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए, और कोरम आपसे पूरा हो नहीं रहा। भाई एक लिस्टेड कंपनी थी, लिस्टेड कंपनी में 8 बंदे थे, 8 में से 5 अचानक से डिस्क्वालीफाई हो गए, उन्होंने कुछ गलत हरकत की, अदालत ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब डायरेक्टर कितने रह गए? 3 का 1/3 कितना होता है? 1 और 4 में से हायर क्या है? 4 बंदे होंगे तो डायरेक्टर की मीटिंग होगी। और कैजुअल वैकेंसी किसने फिल करनी होती है? डायरेक्टर ने। कैसे फिल करते हैं? मीटिंग में आके। मीटिंग के लिए कितने बंदे चाहिए? 4। रह कितने गए? तो 3 वर्सेस 1, अब 4 चाहिए कम से कम। लॉ ने कहा भूल जाएंगे सारी बातें। इफ देयर आर नॉट एनफ डायरेक्टर टू फॉर्म अ कोरम टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी, ऑल रिमेनिंग डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ, फिर उन 3 को मान लिया जाएगा कि कोरम है। तो कोरम में और कोई रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन अगर बंदे इतने थोड़े रह जाएं इसलिए कि कैजुअल वैकेंसी फिल करनी है, तो वहां आप कोरम को भूल जाएं, जितने मौजूद हैं आ गए, हम मान लेंगे कोरम पूरा हो गया। जी कोरम क्यों रखा है? ये जो मैंने सिनेरियो बताया ये बड़ा वन ऑफ सिनेरियो है। उसके अलावा जब जब भी मीटिंग करनी है तो हम चाहते हैं कि इतने सारे लोगों में से कम इतने लोग तो आए। तो कोरम अपनी जगह तो बेचारे की हैसियत सही है, सिर्फ ये एक एक्सेप्शन बताई है। इस एक्सेप्शन की वजह से कोरम पूरे को कचरे में फेंक देना तो कहीं से भी वो नहीं है। ठीक है, ये ऐसे ही जैसे मैं आपसे कहूं डेली पढ़ा करें, हर दिन दिल लगा के पढ़ा करें, लेकिन संडे को रिलैक्स कर लिया करें। तो आप कहें सर अगर रिलैक्स करने की बात ही करनी थी तो पढ़ाई वाली बात क्यों की? तो वो पढ़ाई वाली बात तो अपनी जगह वैलिड है ना, लेकिन एक्सेप्शन है। तो इसी तरह से कोरम हर जगह चल रहा है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि अगर कैजुअल वैकेंसी के वक्त गिनती पूरी ना हो रही हो तो फिर उन्होंने कह दिया कि इस तरीके से गिनती पूरी कर लें। पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर्स ने हर क्वार्टर में 1 दफा लाजमी मिलना है, कम से कम इनकी मुलाकात जो लॉ ने बताई है वो साल में 4 दफा बताई है। फिर लॉ ने सोचा कुछ और मीटिंग की बातें बताएं, लेकिन वो सारी बातें बतानी शुरू कर दी जो हमें पहले से आती थी। डायरेक्टर थ्रू सर्कुलेशन रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, याद है वो सेक्शन? 100% उसी का रेप्लिका है। इवन तस्वीर भी तकरीबन वैसी है लेकिन थोड़ी ज्यादा मुनासिब है। जी पिछली तस्वीर पे एतराज आए थे तो जो है ना मैं तस्वीर के सामने खड़े होकर सारी डिस्कशन करती थी, इस बार तस्वीर ही बदल दी है। चलें जी, अब लोग जाके देखेंगे पिछली थी कौन सी तस्वीर। ये क्या बात हो गई? असल में तस्वीर देखती मुझे हुआ मैंने असल में तस्वीर बदली थी जिस स्लाइड में, वो स्लाइड उस वक्त चली नहीं, तो वो फिर मैंने उसके स्क्रीन के सामने आके गुफ्तगू की। मैंने कहा मासूम बच्चे इनके जो है ना वो जज्बात मुतासर करने वाली बात है, तो आज मैंने जो है ना बाहिजाब तस्वीर लगा दी है। डायरेक्टर थ्रू सर्कुलेशन, उन्होंने कहा सर हम तो खराब हो गए हैं। तो तौबा का ऑप्शन तो कभी भी मौजूद होता है, तो अगर पहले गलती हो गई थी तो आज हम सुधार लेते हैं उसे। रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन समझ आ गए? वही सारा सेक्शन। इसी तरह से डायरेक्टर के पास हमेशा रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन की ऑप्शन है। मिनट्स, मैंने आपसे कहा था कि जो मेंबर्स की मीटिंग का जो मिनट्स वाला सेक्शन है वो आपने जहन में रख लेना है। डायरेक्टर्स में जब आएंगे तो सिर्फ 2 एक्सेप्शंस हैं। वहां मिनट्स 20 साल तक संभाल के रखने थे, यहां 10 साल तक संभाल के रखने हैं। वहां 7 दिन तक अप्लाई नहीं कर सकते थे मिनट्स के लिए, और जब अप्लाई करते थे तो 7 दिनों के अंदर आपको
मिलते थे। तो 7 जमा 7 14 दिन। डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स खुद ब खुद 14 दिनों में उनको मिल जाएंगे। यानी ये मिनट्स वाला सेक्शन तकरीबन वैसा ही है जैसे वहां वाला है, सिर्फ 2 फर्क हैं कि वहां मेंबर्स अप्लाई करते थे मीटिंग के मिनट्स के लिए, यहाँ बगैर अप्लाई किए सारे डायरेक्टर्स को 14 दिन मिल जाएंगे। वहां 20 दिन 20 साल तक संभाल के रखने होते थे फिजिकल मिनट्स, यहाँ फिजिकल आपने 10 साल तक संभाल के रखने हैं, ऑनलाइन परमानेंटली इधर भी आपने संभाल के रखने हैं। तो तकरीबन वैसा ही सेक्शन है, आप सिर्फ ये 2 बातें साथ लिख लें और सेक्शन पूरे को क्रॉस कर देंगे, जरूरत ही नहीं। रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन वाले सेक्शन को भी क्रॉस कर देंगे, ये सारी बात हुआ है जो आपने पीछे पढ़ी हुई है। आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्टर्स की रेमुनरेशन वगैरह, तनख्वाहें और जो मीटिंग अटेंड करने की फीस है, क्या इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन है कि जितना मर्जी जिस मर्जी को देते हैं? नहीं, कंपनी के डायरेक्टर्स या कंपनी के मेंबर्स तय करेंगे इनकी रेमुनरेशन, और हमेशा जो आर्टिकल्स में आपने तरीके बताए हुए हैं उसके मुताबिक, जो आर्टिकल्स में स्केल बताया हुआ है। तो एक डायरेक्टर एक्स्ट्रा सर्विस भी दे रहा है तो उसको उतने ही पैसे मिलेंगे जितने आर्टिकल्स में तय हुए हैं। इसी तरह से अगर वो मीटिंग अटेंड कर रहा है तो भी उसकी मीटिंग अटेंड करने के पैसे शैल नॉट एक्सीड स्केल अप्रूव बाय डायरेक्टर या कंपनी इन जनरल मीटिंग इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स। तो जो आर्टिकल्स में जो मेंबर्स या डायरेक्टर्स ने किसी टाइम पे पॉलिसी बना दी और वो पॉलिसी आर्टिकल्स में लिख दी, तो डायरेक्टर को एक्स्ट्रा रेमुनरेशन किसी भी काम की अगर देंगे तो भी उस पॉलिसी के मुताबिक देंगे। मीटिंग अटेंड करने के पैसों का अगर स्केल सेट कर दिया कि जी हम हाईएस्ट 1.5 लाख रुपए देंगे, तो हो सकता है एक डायरेक्टर जो बिल्कुल करीब के शहर से आ रहा हो या उसी शहर से आ रहा हो तो हो सकता है उसको 25,000 दे दें। एक स्केल डिफाइन कर दें आर्टिकल्स में कि हम ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाएंगे, तो आपने हमेशा उसी के अंदर अंदर रहना है। तो ये बिल्कुल जनरल सी बात थी कि आपने आर्टिकल्स के रूल के अंदर रहना है। अब अगर एक डायरेक्टर के साथ कंपनी की ट्रांजैक्शन हो रही है, डायरेक्टर कंपनी के साथ कैश ट्रांजैक्शन कर रहा है और कभी कभी डायरेक्टर कंपनी के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन कर रहा है। कैश ट्रांजैक्शन याद रखने के लिए एक आसान सा लतीफा है, डायरेक्टर के साथ कैश ट्रांजैक्शन कैश में नहीं होनी चाहिए। लॉ ने खुद ही कंफ्यूज कर दिया। कहते हैं डायरेक्टर के साथ कैश ट्रांजैक्शन का रूल ये है कि वो कैश में नहीं होनी चाहिए। फिर कैसे होनी चाहिए? बैंकिंग चैनल, ऑनलाइन, इस तरह से। तो कैश ट्रांजैक्शन का रूल है कि कंपनी इंश्योर करेगी जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन डायरेक्टर्स के साथ हैं वो सिर्फ बैंकिंग चैनल से हो, वो फिजिकल कैश में नहीं होनी चाहिए। और जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन का मतलब है डायरेक्टर ने अपनी गाड़ी दी और कहा ये 25 लाख की गाड़ी है, मुझे इतने शेयर्स दे दो, या कंपनी ने कोई एसेट दिया और कह दिया कि जी फर्ज करो इसकी इतनी वैल्यू है। तो अगर कंपनी की डायरेक्टर के साथ या डायरेक्टर की कंपनी के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन है तो एक एसेट इन्वॉल्व होगा। रूल ये है कि उस एसेट की वैल्यूएशन करवाएंगे, फिर मेंबर्स को खत लिखेंगे, मेंबर से कहेंगे डायरेक्टर हमसे ये ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है, फिर मेंबर्स उसको अप्रूव करेंगे तो वो ट्रांजैक्शन अप्रूव होगी, वरना नहीं होगी। तो अनलेस प्रायर अप्रूवल मेंबर्स की जनरल मीटिंग में ना ले लिया जाए, कोई कंपनी ऐसे किसी अरेंजमेंट में नहीं आ सकती जिसमें कंपनी का होल्डिंग या सब्सिडी एसोसिएटेड का डायरेक्टर या कनेक्टेड पर्सन अदर देन कैश कंपनी से कोई चीज ले ले या कंपनी उससे कोई एसेट ले अदर देन कैश उस बंदे या उस तरह, यानी उसकी तरफ से कंपनी या कंपनी की तरफ से उसकी ट्रांजैक्शन जब तक मेंबर्स अप्रूव ना कर दें। नोटिस फॉर रेजोल्यूशन शैल इंक्लूड पर्टिकुलर्स ऑफ अरेंजमेंट। मेंबर्स को नोटिस के साथ बताएंगे कि हमारा क्या तय हुआ है, अलोंग विद वैल्यू ऑफ एसेट जो कि ड्यूली एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने कैलकुलेट की होगी उसके मुताबिक। देन डायरेक्टर्स को दिया गया लोन, ये बात तो हमने पहले ही कर ली थी। डायरेक्टर को लोन कैसे देंगे? ऐसे जी, मेंबर से पूछ के। देखिए डायरेक्टर अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है, पता नहीं, बुरा भी हो सकता अच्छा भी। अगर हम इजाजत दे दें कि डायरेक्टर के पास जो है वो उस लोन लेने का इख्तियार है, तो फिर कंपनी के सारे डायरेक्टर कंपनी से बड़े बड़े लोन लेंगे और तसल्ली से तरसा तरसा के वापस करेंगे। वो करोड़ों रुपया जो इन्वेस्टमेंट में लगता है और वहां से फायदा आता है वो डायरेक्टर्स को चला जाएगा। और अगर हम कह दें कि नहीं देना डायरेक्टर को लोन, तो अगर फर्ज करें कि एम्प्लॉई डायरेक्टर बेचारा इतनी मेहनत करके पूरी उसने जिंदगी लगा दी कंपनी को तरक्की पहुंचाने के लिए, अब वो बेचारे की बेटी की शादी है और आप कहें नहीं जी हमारी पॉलिसी हम तो डायरेक्टर्स को लोन ही नहीं देते। अब कंपनी का सबसे बड़े लेवल पे बंदा बैठा है, एम्प्लॉइज को लोन मिल रहे हैं, डायरेक्टर को लोन नहीं मिल रहा। तो ऐसे में इमोशंस को लेके आए या कानून को लेके आए, नहीं, सिचुएशन को ले आएंगे। जब भी कोई डायरेक्टर लोन का तकाजा करेगा, मेंबर से पूछ लिया जाए कि ये इस तरह का डायरेक्टर है, ये इसकी सर्विसेज हैं, ये लोन मांग रहा है, इन शर्तों पे मांग रहा है, आप क्या कहते हो? तो डायरेक्टर का लोन तब मिलेगा या डायरेक्टर को गारंटी कंपनी तब देगी या किसी भी जगह उसके साथ इस अरेंजमेंट में तब आएगी जब मेंबर्स ने इसको ओके कर दिया है। और लिस्टेड कंपनी में आपको एससीसीपी की भी अप्रूवल चाहिए। मैं सारी बात कर रहा हूं उस कंपनी की जो बैंकिंग कंपनी नहीं है, जिसका काम ही लोन लेना देना है।
वो तो अपने नॉर्मल तरीके से जो सिक्योरिटी वगैरह के साथ करेंगे, वो उनका अपना मामला है। तो ये उस कंपनी की बात नहीं हो रही जिसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही इस तरह की चीज है। फाइनली आखिरी दो सेक्शंस, डायरेक्टर्स को ये इजाजत नहीं है कि वो कंपनी के बिहाफ पे पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस दे। पता नहीं इत्तफाकन इसका किसी के साथ कोई मैच हो गया है। यकीन करें मैंने उसको बिल्कुल नहीं कहा था कि मुझे एक रेप्लिका चाहिए शहबाज शरीफ का। मैंने चैट जीपीटी को कहा था कि जी पीटीआई और पीएमएलएन यही दो जमातों पर जरा ज्यादा शोर चलता है, आवाम उस पर जरा, तो मैंने कहा जी वो कुछ इस तरह से तस्वीर हो जिसमें कोई पॉलिटिकल वो हो रही हो। तो ये मुझे लग रही है आफरीदी की तस्वीर तो नहीं है वो जो, हाँ थोड़ा थोड़ा सा वही लग रहा है। अब पता नहीं ये उसने किसकी तस्वीर बना दी है। ये एक और चले बहरहाल, लेकिन ये बड़ी कमाल बनाई है उसने, ठीक है। और मैंने उसे नहीं कहा था, लेकिन उसने खुद ही से ही कह दिया कि हाँ ठीक है, उसे समझ आ गया कि हाँ इस बंदे को दिखाना जरूरी है। तो बहरहाल कहने का मतलब है, फर्ज करें ये डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस नहीं देगा। अगर एक डायरेक्टर कंपनी के पैसों से पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दे रहा होगा तो कंपनी सियासी हो जाएगी और उसके बाद कंपनी को उसका नुकसान हो सकता है। टेक्निकली मेंबर्स को, घर बैठे मेंबर्स को नुकसान हो सकता है अगर उनकी कंपनी की एफिलिएशन किसी पॉलिटिकल पार्टी से पाई जाए। तो कंपनी को ये इजाजत नहीं है कि वो किसी भी तरह की अमाउंट किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे या किसी पॉलिटिकल पर्पसेस वगैरह के लिए किसी इंडिविजुअल को दे। दूसरा, गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। मीटिंग के अंदर आप मेंबर्स को गिफ्ट्स नहीं देंगे, वरना क्या होगा, कंपनी के पैसे से मेंबर्स को गिफ्ट मिलेंगे और मेंबर कहेंगे यार ये बड़े प्यारे डायरेक्टर्स हैं, अगली दफा इन्हीं को वोट डालना है, क्योंकि इनसे एक्स्ट्रा गिफ्ट भी मिलते हैं, ये कीमे वाले नान खिलाते हैं, बिरयानी खिलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की गिफ्ट्स मीटिंग में देने का मतलब है आप उनके वोट्स की शॉपिंग कर रहे हैं, कंपनी के पैसों से उनको गिफ्ट दे रहे हैं और वो फिर सोचते हैं कि इन डायरेक्टर्स को हम अच्छे अच्छे वोट दें। तो डायरेक्टर इन्होंने खासतौर पे जो है ना सफेद बालों वाला बनाया है, थोड़ा सा, हाँ कोई गोरा डायरेक्टर लग रहा है, इसका किसी अमेरिका शमरीका से ताल्लुक लग रहा है। तो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3। आप साथ साथ नोट करते गए होंगे कि बहुत सारी जगह पे यू लिखा हुआ था और कुछ सिलेक्टेड जगह पे सी लिखा हुआ था, क्योंकि मंडे को हालात इससे भी कम हो जाएंगे, क्योंकि जो सीलो ओनली वाले बच्चे हैं वो हमसे रुखसत हो जाएंगे। एक आइडिया लेने की कोशिश करते हैं, ये सीलो ओनली वाले कितने लोग हैं? इतने नेचुरली खत्म हो जाएंगे और एक नॉर्मल रिडक्शन भी आ रही है हमारी, तो फिर जो है ना फ्रंट ऑफिस में क्लास कर ले। तो अब ये जो सीलो वाले जाने वाले हैं, इनको जाते जाते कुछ बातें बता देते हैं। और खासतौर पे सीलो चूंकि रट्टा बहुत ज्यादा है, तो सीलो में हमेशा परेशानी होती है कि अब हम क्या करें, चीजों को किस तरह से करें। तो कुछ छोटी छोटी सी क्लोजिंग डिस्कशन है सीलो के ऊपर जो आज का हमारा टारगेट में शामिल था। इसको हम कहते हैं गिफ्ट बाय सर आतिफ आब्दी। ये जो किताब आपके साथ सॉफ्ट में शेयर हुई है, इसके अंदर आपको एंड पे एक पोर्शन मिलता है गिफ्ट्स के नाम से, और वहां छोटे छोटे से कुछ की चीजें हैं जो आपको मिलेंगी। जिनके पास फिजिकल किताब है वो देख सकते हैं, पेज शायद पता नहीं, हाँ ये तो बी लॉग की एग्जांपल है ना, इससे आगे से ठीक है। ये नहीं भाई ने अपनी पसंद का सफा दिखाया है, ऐसे नहीं, पीछे से कहानी शुरू हुई है। 134 लेटेस्ट जो किताब है उसका 134 पेज। अगेन जो सॉफ्ट में यूज कर रहे हैं वो उधर वहां पे गिफ्ट्स के नाम से नहीं मिले, तो ये स्लाइडें तो है, मैंने इसमें भी पेस्ट की हुई है, तो ये स्लाइडें भी आपको मिल जाएंगी। अब ये छोटी छोटी सी बातें क्या है, जब सीलो हम पूरा तैयार करते हैं तो होता ये है कि दिन आपस में मिक्स हो जाते हैं, पेनल्टीज मिक्स हो जाती हैं, कहाँ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है कहाँ स्पेशल रेजोल्यूशन है वो आपस में मिक्स हो जाती है। हमें ये नहीं समझ आता कि हमने कितनी प्रैक्टिस करनी है, लिख के कितना करना है, ज़बानी कितना करना है। फिर हर चैप्टर की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और उस चैप्टर में इंडिविजुअली कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लाजमी कम से कम क्रैम हुए होने चाहिए। तो ये सारी चीजों पे थोड़ी थोड़ी सी डिस्कशन है। सबसे पहले पेनल्टीज की एक लिस्ट, चैप्टर बाय चैप्टर, हर चैप्टर में कौन कौन सी पेनल्टीज आई हैं और वो कितनी है, किस किस ऑफेंस पे कितनी कितनी पेनल्टी है। तो वैसे तो लॉ पढ़ते पढ़ते लग रहा होता है हर तरफ पेनल्टीज ही पेनल्टीज है, लेकिन सिर्फ टोटल इतनी सी पेनल्टीज है। और अगर कहीं पे वर्ड पेनल्टी लिखा है की किताब में तो उसका मतलब भी लेवल 1 पेनल्टी है। तो एक तरीका ये है कि आप चैप्टर वाइज पेनल्टी याद कर लें, लेकिन दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था कि आप लेवल 2 और 3 याद कर लें। तो फिर एक और डॉक्यूमेंट है जिसमें लेवल 2 के ये ऑफेंसेस, लेवल 3 वाला मामला और लेवल 1 और लेवल 1
पेनल्टी। तो लेवल 1 प्लस पर्सनली लायबल इन केसेस में, लेवल 1 इन केसेस में, पेनल्टी इस केसेस में, इन सब में लेवल 1 पेनल्टी है। तो बेहतर है कि आप लेवल 2 की जो केसेस हैं वो याद रख लें और लेवल 3 का एक ही केस है, ये याद कर लें। 3 वो सिचुएशंस हैं जहां इम्प्रिजनमेंट, फाइन और दोनों की मिक्सिंग है। तो ये इतने से, ये आपके सामने तो स्क्रीन पे बड़ा है लेकिन किताब में इतनी सी जगह पे ये सारी पेनल्टीज इकट्ठी हुई हुई हैं। तो अगर आप इसे याद कर लेंगे तो फिर पेपर में ये खौफ नहीं होगा कि मेरी पेनल्टी मिक्स तो नहीं हो रही, कंफ्यूज तो नहीं मैं कर रहा। क्योंकि सी लॉ में चूंकि क्राइमिंग ज्यादा इन्वॉल्व है तो इसलिए इस तरह के छोटे छोटे टोटके हमारे लिए थोड़े जरूरी हो जाते हैं। देन लिस्ट ऑफ ऑल द प्लेसेस जहां स्पेशल रेजोल्यूशन है। इसका मतलब है कि इनके अलावा अगर कोई और सिचुएशन आए तो आप वहां बड़े धड़ल्ले से ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लिख सकते हैं। ये वो केसेस हैं जहां मेमोरेंडम की क्लॉजेस, नेम, रजिस्टर ऑफिस, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस या ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल चेंज हो रहा होता है, आप अपना सिटी चेंज कर रहे होते हैं, आप आर्टिकल्स चेंज कर रहे होते हैं। तो टेक्निकली चैप्टर 2 वाली तकरीबन सारी बातें, ये चैप्टर 5 वाली बात है, हमने 2 के साथ ही जोड़ के पढ़ ली थी। फिर डायरेक्टर की अगर कोई ब्रीच है उसकी रेक्टिफिकेशन है या चीफ एग्जीक्यूटिव का रिमूवल है। फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फिर मेजॉरिटी डायरेक्टर इंटरेस्टेड, वॉलंटरी वाइंडिंग अप अब आपसे ताल्लुक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था, ये फिर एरर है, कोई बात नहीं, खैर है। यहां से ऊपर ऊपर तक ये स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो इन केसेस में पास हो रही है। तो फिर तो चैप्टर्स भी आगे पीछे हो रहे होंगे, खैर चैप्टर लिखे हुए नहीं है। स्पेशल रेजोल्यूशन वाली बात समझ आई? तो बस इसमें कंफर्म है ना कि बस यही है, यू नो, हम बस ये करते जाएंगे। इनने का ये कंफर्म है, आप 99.78% अश्योरेंस रख सकते हैं। ये लिस्ट ज्यादा है, इस वक्त एक्स्ट्रा चीजें आ रही हैं, ये मतलब ये एग्जैक्टली वो पॉइंट्स हैं जहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन है। नहीं तो एक आसान हल, किताब की सॉफ्ट कॉपी खोलें, कंट्रोल F करें, स्पेशल रेजोल्यूशन लिखें, सर्च करते जाएं, इनको टिक लगाते जाएं। इनके अलावा कोई मिल जाए तो मुझे भी फिर ईमेल पे बता दीजिएगा कि सर वो हमें तो कुछ एक्स्ट्रा मिल गया, यहाँ पे मौजूद नहीं था। तो अगर वो जो 0.3% एरर का मार्जिन है हम उसको ठीक कर लेंगे। एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो कभी भी नहीं दी जा सकती। बहरहाल सारी की सारी चीजें यहाँ हैं। टाइपो एरर हो सकता है, कुछ और एरर हो सकता है। तो 0.3% एरर मार्जिन है, 99.7% जो है ना ये एक्यूरेट लिस्ट है। तो ये आप याद कर लेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन के हवाले से। ये बड़ी काम की चीज है, क्योंकि सी लॉ को लोग बस रट्टा मारते जाते हैं और उसके बाद पेपर में जब सवाल आता है और वो खासतौर पे टाइप 2 सवाल होता है, वो जो लिखने की प्रैक्टिस करनी थी ना कि पहले हमने थोड़ा सा एक स्टार्टिंग कैप्शन देना है फिर चीजें लिखनी है, तो ऑब्वियसली आपके थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 3 सवाल कम से कम हर चैप्टर के उन लोगों के लिए जो पूरा BLD कर रहे हैं और जिनके पास खाली सी लॉ है, इन 3 के अलावा भी कुछ सवाल लिख के जरूर प्रैक्टिस करें। लेकिन जो कंप्लीट BLD की बात कर रहे हैं, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक 3-3 सवाल वो दिए हुए हैं जो बड़े प्यारे पास पेपर के ऐसे सवाल हैं जिनको लिख के करने से आपकी थोड़ी सी उस चैप्टर पे भी ग्रिप बन जाती है। और वो जो मेरी ख्वाहिश है कि आपको थोड़ा सा लिखने की आदत हो ताकि पेपर में प्रॉब्लम ना हो, तो आपको वो भी थोड़ी सी सहूलत हो जाएगी। लेवल 3 क्वेश्चन भी है जी। अब इसमें इन्होंने कहा क्या इसमें लेवल 3 या टाइप 3 सवाल भी हैं। पहली बात ये है कि टाइप 3 सवाल हैं कहाँ? पूरे चैप्टर 1 में एक टाइप 3 सवाल है, चैप्टर 2 में मुश्किल से 2 टाइप 3 सवाल है, चैप्टर 3 में टाइप 3 सवाल मिल जाते हैं, चैप्टर 4 तकरीबन टाइप 2 से भरा हुआ है, एक आध दफा जरा टेढ़ा सवाल। चैप्टर 5 में उन्होंने कुछ लॉजिकल वर्किंग करवाई हुई है, चैप्टर 6 में आपको नहीं मिलता, 7 में मिल जाते हैं। तो ये जो पास पेपर की वीडियोस जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा होता हूँ ना, उसमें मैं सवाल बाय सवाल चलते हुए और उसके ऊपर मेंशन कर रहा होता हूँ कि टाइप 1 था, टाइप 2 था या टाइप 3 था। तो आप जब उसे देखेंगे और उसके बाद अल्टीमेटली उसको सम अप करने की कोशिश करेंगे तो आपको नजर आएगा कि सबसे ज्यादा सी लॉ के पोर्शन में टाइप 2 सवाल है, फिर टाइप 1 सवाल है और कभी कभार टाइप 3 सवाल मिलता है। लेकिन जब बी लॉ में जाएंगे तो वहां टाइप 3 की मिक्सिंग ज्यादा होगी और टाइप 2 की मिक्सिंग कम होगी। ठीक, तो ये वो ऐसे सवाल हैं जिनसे एक अच्छा मिक्स मिल जाता है। इसमें से कुछ रट्टे वाले सवाल हैं, कुछ थोड़े लॉजिकल रट्टे वाले सवाल हैं, कुछ उस तरह के सवाल भी हैं जिसमें थोड़ा सा खिचड़ी और थोड़ा सा उसको वो करना है। तो कोई भी चैप्टर करने के बाद आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी है या नहीं है, तो आप अपने पास पेपर की किताब में इन सवालों पर निशान लगा लें कि ये मैंने पढ़ के इनका सोल्यूशन नहीं देखना। बाकी सवाल पढ़ के बेशक सोल्यूशन देख लें, लेकिन कम से कम ये सवाल मस्ट इन राइटिंग लाजमी करने हैं। बहुत मुश्किल बात नहीं कर रहा। अगर एक चैप्टर तैयार कर रहे हैं तो 3 सवाल उसके लिखने में को बहुत बड़ी साइंस नहीं है। तीनों मिल के भी अकाउंटिंग के एक सवाल से कम टाइम ले रहे होंगे
और अकाउंटिंग में आपने दर्जनों बल्कि सैकड़ों सवाल लिख छोड़े हैं अभी तक, तो थोड़ा सा इस पेपर का भी हक बनता है। देन एक छोटी सी वर्किंग जी, आपके 5 मिनट की वीडियोस आए उनको देखने से पहले के बाद जी अब अगेन इन्होंने कहा जी ये जो ये वाली चीज है, क्या पास पेपर्स की वीडियो देखें या ना देखें। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, उन वीडियोस को फिल्म की तरह नहीं देखना। इधर से जनाब आपका चैप्टर 4 तैयार हुआ, आपने कहा यार बड़ा मजा आया, ये वीडियो तो बड़ी मजे की थी सर की, चलो पास पेपर वाली वीडियो भी लगाते हैं। अब उसमें कह रहा हूं देखो इस तरह का सवाल था, इसको यूं सोचना था, इसको ऐसे सोचना था, तो आपके दिमाग को सोचने का मौका ही नहीं मिला। यू आर वेरी हैप्पी कि अरे वाह सब मुझे आता है, तो ये गलत है, ये गलत सिग्नल होगा, ई रॉन्ग नंबर है। ठीक है, आपने एक चैप्टर की वीडियो देखने के बाद पास पेपर्स सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल हैं, आपने पास पेपर खोलने, पहले तो इन पे आपने सितारे लगाए हुए हो, इन वाले सवालों पे, हर चैप्टर पे आपने पास पेपर खोलने, सवाल देखना है, जवाब सोचना है कि अच्छा ये वो वाली बातें हो सकती हैं, फिर बेशक सॉल्यूशन देख लें वो से। आपने सॉल्यूशन देखा फिर भी हजम नहीं हुआ, यार ये अजीब सी बात है, सवाल ये पूछ रहा था, जवाब में ये कुछ हजम नहीं हुआ, इसका जवाब किस तरह से होना चाहिए था। तो हो सकता है उस पूरे चैप्टर में आपको 2 सवालों पे प्रॉब्लम आए। मेरी वीडियो ओपन की, मैं वीडियो में पुराने से नए सवाल की तरफ जा रहा हूँ, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा हूँ, तो आप वो वाला सवाल थोड़ा सा आगे क्लिक करके आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर सुनेंगे कि मैं उसके ऊपर क्या तबसरा कर रहा हूँ। तो इस तरह से हो सकता है। हाँ, अगर आपका बहुत कम टाइम है और आप दिमाग नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे, यानी कि कुछ ना करने से बेहतर है कि वो वीडियो सुन ली जाए। ये ऐसी जैसे मैं कहूँ चैप्टर 3 छोड़ देने से बेहतर है कि आप एक दफा वीडियो सुन लीजिएगा। तो ये वीडियो बहरहाल कहीं ना इंशाल्लाह आप पेपर में बैठे हुए होंगे, आपको अल्फाज याद आ रहे होंगे, आपके दिमाग में जो है ना ये मजदूर की आवाज गूंज रही होगी और आप कहेंगे यार सर ने पेपर हॉल में भी पीछा नहीं छोड़ा। तो वो बस कोशिश ये करनी है कि आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। ये बड़ा काम का डॉक्यूमेंट है। कहीं 7 दिन लिखा होता है, कहीं 10 वर्किंग डे लिखा होता है, कहीं 90 दिन लिखा होता है, कहीं 120 दिन लिखा होता है, कहीं 180 दिन लिखा होता है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ सारा कुछ इसी में है। अब अगर आप कहें नहीं सर सीलो में इतने सारे दिन है याद ही नहीं होते, इतने से दिन है टोटल कंक्लूसिव लिस्ट, बस सिर्फ इतने। चलें, ये स्लाइड पे असल में बारीक इसलिए ज्यादा हो गया कि मैंने 2 सफ़े जोड़ के एक स्लाइड पे दिखाए थे, ताकि एक जगह, क्योंकि अगर मैं आधा भी दिखाता तो उसको फैला के भी कोई खास फायदा ना होता। तो वो लोग जिनको बिल्कुल शदीद परेशानी और दिन याद नहीं रहते, तो वो क्या कर लें, इस वाले टेबल को याद कर लें। इस टेबल में क्या है, फॉर एग्जाम्पल 14 दिन कहां कहां किस किस केस में, यहां चैप्टर का नंबर लिखा हुआ है, चैप्टर 2, 3, 4, 4, 7, यहां आगे लिखा हुआ है दिन कहां से स्टार्ट होंगे। 14 दिन है, इधर से शुरू होंगे, इधर से शुरू होंगे, इधर से शुरू होंगे। 15 दिन है, 21 दिन है, 30 दिन है, फिर कुछ ऐसे दिन है जिसमें रिवर्स है, हम पीछे की तरफ गिनती गिनते हैं, ये वो वाले हैं। फिर 180 दिन, 120 दिन। अब आपको ये पता है कि 120 दिन सिर्फ एजीएम के लिए इस्तेमाल हुआ है। 90 दिन कहां कहां इस्तेमाल हुए, 60 दिन कहां कहां इस्तेमाल हुए। हल्का सा बस एक थोड़ा मूड हो तो इस लिस्ट को पढ़ लें, और अगर आपको लगे कि नहीं नहीं ये तो जो है ना इससे मैं और कंफ्यूज हो रहा हूं, तो छोड़ दीजिएगा। ये उस बच्चे के लिए लिस्ट है जिसको एंड तक दिन भूल जाते हैं या मिक्स हो जाते हैं, वो फिर किताब में जहां दिन आए उसके ऊपर ब्लैंक आउट डाल दे, और इस वाले एक टेबल को, या ये जो आपके पास किताब के एंड पे 2 सफ़े में ये सारी बात हो रही है, उन 2 सफ़े यानी कि एक वर्के को रटा मार ले। जिसको ये प्रॉब्लम होता है कि भाई दिन मिक्स हो जाएंगे तो मैं पेपर में गलत ना लिख दूं। देन हमारा सबसे काम का डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट के ऊपर कैप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, फाइनल सीलो पोर्शन, फाइनल रिवीजन प्लान, लास्ट 1 to 2 days। पेपर से पिछले 1-2 दिन की बात हो रही है, लेकिन ये एक अप्रोच बता रहा है कि आपने पेपर से 1-2 दिन पहले चीजों को कैसे रिवाइज करना है, या वो बच्चा जिसके पास छुट्टी नहीं है पेपर के बीच में, उसको ये हेल्प हो सकती है। हर चैप्टर के आगे उसकी स्ट्रेटेजी लिखी हुई है, फिर उस चैप्टर के इंडिविजुअल टॉपिक्स लिखे हुए हैं। यहां आप जरा जूम ज्यादा करना होगा ताकि जो है ना क्लियर नजर आए। चैप्टर 1 स्ट्रेटेजी इज फास्ट स्किमिंग, तेजी से बस पढ़ लेना है। इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस के टॉपिक आखिरी दिन के लिए कौन से हैं, होल्डिंग सब्सिडी की डेफिनेशन, प्राइवेट कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन, और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। तो अगर वो लोग जो कहते हैं कि सर मुझसे रट्टा भूल जाता है, मैं किताब को जितना भी पढ़ लूं रट्टा मारूं याद नहीं रहता, आपने इस पूरे चैप्टर के ये 3 टॉपिक अलग से लिख लेने हैं। एक बहुत ही पतला सा, मासूम सा, स्मार्ट सा रजिस्टर हो जिसमें सिर्फ ये इंडिविजुअल टॉपिक्स लिखे हुए हो।
ताकि पेपर से पिछले दिन आपके पास कोई 30 से एक सफे हो, 25-30 सफे हो कि हाँ भाई मैं इनको दोहराता हूं तो मेरा सी लॉ का रट्टे वाला पोर्शन सारा कवर हो जाता है। तो ये एग्जैक्टली वो टॉपिक्स हैं जो प्योर रट्टे वाले हैं। अगर कम से कम इतने को लिख के अच्छी तरह से कर लिया जाए तो उससे भी आप 70-80% लेवल पे पहुंच जाते हैं। चैप्टर 1 की स्ट्रेटेजी, फास्ट स्किमिंग, तेजी से आपने स्किम करना है, वो 3 इंडिविजुअल टॉपिक जरा ज्यादा जरूरी है। चैप्टर 2 तेजी से स्किम करना है, नेम्स के रूल, रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज का प्रोसेस, वो जो बड़े वाला प्रोसेस था, और आर्टिकल्स की जितनी भी बातें सिवाय उसके टेबल ए के, ये इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा मेहनत है चैप्टर 3 पे, क्योंकि चैप्टर 3 लोग अक्सर छोड़ने के चक्कर में पड़ जाते हैं। छोड़ना नहीं है, अगर आप बहुत घबरा जाएं तो सिर्फ ये टॉपिक्स कर लेने हैं। ये वही है जिनके साथ सी लिखा हुआ था, डायरेक्टर्स की एलिजिबिलिटीज, इलेक्शन का प्रोसेस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, पावर डायरेक्टर की वो 3 एक्सेप्शंस जो एंड पे थी, डायरेक्टर की लायबिलिटी, लोन टू डायरेक्टर और ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर। ये वो सिलेक्टेड टॉपिक हैं जो कम से कम आपने इसके करने हैं। अगर कभी छोड़ने भी लगे तो कम से कम ये वाले टॉपिक आपने धीरे से दोहरा लेने हैं। नहीं तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा तो मेरी वीडियो 1.5x 2x पे करके सुन लेनी है, एक दफा आपके कान से चीजें गुजर जाए, पेपर में बैठे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आउट ना हो। ये भाई कुछ कहना चाहते हैं यहाँ जी। सर जो अंडरस्टैंडिंग वाले टॉपिक हैं वो मतलब रिटेन करते हैं थोड़े बहुत स्टडी वगैरह? जी बिल्कुल, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आपने अंडरस्टैंडिंग वाले टॉपिक सिरे से छोड़ देने हैं, ये मैं आखिरी सोल्यूशन बता रहा हूँ। वो जिनसे चीजें बिल्कुल भूल जाती हैं, हाँ वो लोग जो कि प्रोसेस समझ रहे हैं, चीजें पता हैं, और उसके अलावा इजाफी वो कहते हैं सर है काफी सारी बातें तो ज्यादा फोकस कहाँ करें। तो ये टॉपिक्स ऑफ इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस है अच्छे बच्चों के लिए, और गंदे बच्चों के लिए ओनली टॉपिक्स जो कुछ ना करने से बेहतर क्या है। सर मैं चैप्टर 4 छोड़ दूं, अच्छा नहीं भाई, तुम सिर्फ सीईओ की डेफिनेशन कर लो और रिमूवल वाली बातें याद कर लो, ज्यादा चिंता मत करो, छोड़ने से बेहतर है। इवन ये इतनी पायदार लिस्ट है कि ये अभी इस सेशन में भी जिस बच्चे का कमती लॉ में मेरिट आया है, उसने पेपर से कुछ 7-8 दिन पहले मुझे मेल की, उसने कहा सर डायरेक्टर का चैप्टर छोड़ने का दिल कर रहा है। और मैंने कहा नहीं भाई रुक जाओ, अब मुझे थोड़ी पता था उसने मेरिट उसका आएगा। तो मैं तो एक ऐसा बच्चा जो पेपर से 7-8 दिन पहले तैयार है और अब वो सोच रहा है कि मैं चैप्टर 3 छोड़ दूं। मैंने कहा यार छोड़ो मत, ये लिस्ट पकड़ लो, बस इतना तैयार कर लो। सवाल भी आए पेपर में, उस बच्चे का मेरिट भी आया। कहने का मतलब है कि ये नेचुरल बात है, आप घबरा जाते हैं। मतलब वो बच्चा जिसने पूरे सब्जेक्ट में मेरिट लिया है वो पेपर से 8-10 दिन पहले घबरा चुका था, और घबरा के उसने मेल की थी कि सर मुझे चैप्टर 3 जो है ना, और मुझे उसने सुना भी था कि भाई 3 छोड़ना नहीं है सर, 3 से थोड़ा घबरा रहा हूँ, क्या करूं। मैंने कहा भाई तुम सिर्फ इतना कर लो। अब उस टाइम पे अगर मैं कहता नहीं 3 बड़ा जरूरी है, इसके बगैर तो मर जाओगे, तबाह हो जाओगे, मैं कहा भाई कम से कम इतना कर लो, छोड़ना मत। और अल्लाह का शुक्र है कि वो उतना करने की वजह से उसको वो एक अच्छी अचीवमेंट तक भी वो पहुंचा। तो मैं बताना ही चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि आप अगर पैनिक हो रहे हैं तो ये बड़ी गलत बात है। आप नालायक बच्चे हैं। एक बहुत लायक बच्चा वो जो पाकिस्तान भर में 6-8 हजार बच्चों में टॉप कर रहा है, वो बच्चा भी पेपर से 7-8 दिन पहले पैनिक होता है। तो ये आखिरी रिजॉर्ट है। लेकिन अगर चीजें सही चल रही हैं तो फिर आप अपने तरीके से सही से चीजों को लेके चलते रहें। जल्दी से आगे बात करते हैं, क्योंकि फिर अगली क्लास इसी कमरे में होनी है जो अगला क्रैश है कालबन। चैप्टर 5 फुली अंडरस्टैंड करना है, लेकिन ये 3 इंडिविजुअल टॉपिक हैं। शेयर होल्डर्स के राइट्स वाला वो जो मैंने आपको खासतौर पर बताया था, ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लॉज की चेंज के जो 4 अल्फाज हैं, इंक्रीज, डिक्रीज, वो कंसोलिडेट और वो वाले, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट की शर्तें। चैप्टर 6 फुली अंडरस्टैंड करना है, लिस्ट याद कर लेनी है, और रजिस्ट्रेशन या पेमेंट वाले जो रूल्स हैं वो याद करने हैं। चैप्टर 7 बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए प्लस बहुत अच्छी क्रैमिंग होनी चाहिए। इंडिविजुअल कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है? कंप्लीट चैप्टर। आपको झटका लगा, आई रिपीट, कंप्लीट चैप्टर। गलती नहीं है, इत्तफाकन टाइपो एरर नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं कंप्लीट चैप्टर याद रखना है, नहीं तो पेपर में आपको मिस होगा कि सर ने कहा था कंप्लीट चैप्टर, कोई तो वजह होगी। चैप्टर 8 फुली अंडरस्टैंड करना है, क्रैम करना है ही बेचारा छोटा सा, 2 सफे हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड की रिस्ट्रिक्शन और पेनल्टी, ये 2 इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट के टॉपिक हैं। चैप्टर 9 बड़ी अच्छी तैयारी प्लस क्रैमिंग, वही कंप्लीट चैप्टर। मैंने 7 और 9 आपको बताया कि यहाँ से लॉजिकल सवाल भी आ सकते हैं, रट्टे वाले भी, और ये आईकेप को बहुत ज्यादा पसंद है। चैप्टर नंबर 10 अच्छी क्रैमिंग होनी चाहिए, कंप्लीट चैप्टर इंपॉर्टेंट है लेकिन दोबारा से रिपीट नहीं किया। क्या कंप्लीट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अगर थोड़ा बहुत कमी बेशी हो जाए तो भी चल सकता है। ये टॉपिक्स यहाँ लिखे हुए हैं,
आज तक पास पेपर्स में आए हुए सवालों का तकरीबन 85 से 90% इन टॉपिक्स में से आया हुआ है। इंतहाई रिसेंट पिछले 4-5 अटेम्प्ट की भी पेपर उठा के देख लूं तो ज्यादातर केसेस में 90% से ज्यादा इधर से आए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं कह रहा हूं कि सिलेक्टिव स्टडी की तरफ जाएं। जहां घबराएं, ये लिस्ट आपकी मदद कर सकती है। ये वो आखिरी टोटका है जो कि आपको आगे बचा लेगा। कोई चीज छोड़ने से बेहतर है कि आप ये चीज इस तरह से कर लें। अब वो अगली क्लास के बच्चे भी आ रहे होंगे, सीलो वाले बच्चे जो अब हमसे अलग हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। ये 6 दिन अगर आपने साथ साथ नहीं दिया तो अभी भी अगर 1-2 दिन रहते हैं तो कोशिश करें अगले 1-2 दिन में इसको निपटा लें, ताकि बाकी सब्जेक्ट्स को ज्यादा टाइम देने से पहले आपकी तैयारी हो जाए। और जो बीलो सीलो साथ साथ लेके चल रहे हैं और थोड़े से पीछे रह गए थे, आपको वीकेंड मिल गया है, संडे का दिन आपके पास मौजूद होगा, आज की रात मौजूद होगी। अगर आपको लगता है कि हमारा ये मामला इफेक्टिव रहा है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक भी आप आए और फिर बीलो के पोर्शन को लेके चलेंगे। बीलो में हमारे पास चैप्टर्स भी बहुत बड़े बड़े नहीं है, तो इंशाल्लाह हमारे पास गुंजाइश या वक्त में मार्जिन बरकत ज्यादा होगी। एक बात आपको समझ आ गई है कि मैं 1 घंटे में काफी आतंक मचाने की सलाहियत रखता हूँ। अभी आज अगली क्लास के साथ क्लैश ना होता तो हम 1 घंटे में पूरा सीलो भी रिवाइज कर सकते थे। आखिरी दिन अगर मूड में हुए, टाइम हुआ, मार्जिन हुआ तो उस तरह से कर लेंगे। अभी मेरी भी आगे क्लास और इस कमरे में भी आगे क्लास है, तो ये बेचारा इतना सही है। पूरा बीएलडी करना होगा तो 1.5 घंटा चाहिए होगा, बीलो तो छोटा है। ठीक है।